नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रेखा और स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल में। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी राजनीति और राजनीति सिद्धांत के बारे में। राजनीति सिद्धांत का ही एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है समानता। आज हम बात करेंगे समानता के बारे में ही। समानता क्या है? क्या प्रकृति ने हम सभी को एक जैसा बनाया है? शायद नहीं। तो हम कैसी समानता की इच्छा रखते हैं? ऐसे ही सवालों पर आज हम चर्चा करते हैं और जानते हैं समानता के बारे में। देखिए, समानता एक राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और हम सभी लगभग इस आदर्श को स्वीकार भी करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि हम मानव होने के नाते हम सभी एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। लेकिन हमको चारों तरफ खूब सारी असमानताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि धन दौलत, हैसियत, अवसर और हमारे वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग सिचुएशंस में भी खूब सारी असमानताएं हैं। अगर हम इसकी बात करें कि जो समानता की मांग कहाँ से उठी, कब उठी, तो 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के जो देश थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और उसके बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे संघर्षशील समूह हैं जो समानता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका मानना ये है कि समाज में उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है, जैसे कि दलित वर्ग हैं और महिलाएं हैं। बेशक भारत के कानून ने और सब देशों की तरह, बहुत सारे देशों की तरह अपने कानून में ये शामिल कर लिया हो कि समानता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी भी आपको बहुत सारी असमानताएं देखने को मिलेंगी कि जैसे एक तरफ बहुत सारे आलीशान घर हैं तो दूसरी तरफ आपको झोपड़पट्टियाँ भी खूब देखने को मिलेंगी। एक तरफ ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल्स हैं, एयर कंडीशन क्लासेस हैं, तो दूसरी तरफ आपको ऐसे भी स्कूल्स मिलेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिक नीड्स जैसे कि पानी है और भी दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी कमी के साथ भी वो स्कूल चल रहे हैं। एक तरफ खूब सारे खाने की बर्बादी आपको देखने को मिलेगी तो दूसरी तरफ बहुत सारी भुखमरी भी हैं। तो ऐसी असमानताएं आपको अपने आसपास खूब देखने को मिलती है। प्रकृति ने बेशक हम सबको एक जैसे रंग रूप या कदकाठी में ना बनाया हो, लेकिन हम फिर भी उसको प्रकृति का भेद मानकर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ऐसी असमानता अगर किसी समाज व्यवस्था द्वारा पैदा की जाती है और जिसका उद्देश्य व्यक्ति या फिर किसी समूह का शोषण करना हो तो हम उसका विरोध करते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ लोग दुकान से सामान लेते समय या फिर डॉक्टर के वेटिंग रूम में या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस के पीछे लगी लाइन को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कई बार उनको जब पीछे जाने के लिए बोला जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन कई बार वो लोग आगे भी निकल जाते हैं तो हम बहुत ठगा सा महसूस करते हैं और इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन अगर बात विकलांगों की या फिर बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर लगवाने की हो या फिर पब्लिक प्लेस पर उनको कोई रैंप बनवाने की बात हो तो हम इसको, इस स्पेशल ट्रीटमेंट को बहुत सही मानते हैं, बिल्कुल न्यायपूर्ण मानते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं हिंदुस्तान में आपने देखे होंगे कि उनको अपना पेट भरने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता है, कि यानी कि उनको स्कूल नहीं जा पाते। क्यों? और अधिकतर लड़कियां तो ऐसी हैं कि उनको स्कूल से हटा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब उनके माँ बाप काम पर चले जाते हैं तो उनको छोटे भाई बहनों को की देखभाल के लिए उनको रुकना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को देख करके हमको लगता है कि ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा करना चाहिए। यानी कि समानता को लेकर हमारे जो विचार हैं वो काफ़ी जटिल हैं। कभी कभी हम ये मान करके चलते हैं कि कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना बिल्कुल सही है, तभी उनके साथ जो समानता का अधिकार है या समानता की जो भावना है वो तभी पूरी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे वंचित जनसंख्या के लोगों के लिए स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए या फिर नौकरी में कोटा या आरक्षण की ज़रूरत हो सकती है। आरक्षण की नीतियां हमेशा से ही वाद विवाद का केंद्र रही हैं। कुछ सिद्धांतकार इसके पक्ष में तर्क देते हैं तो कुछ इसके विपक्ष में। खैर, अगर हम स्वास्थ्य की और शिक्षा की बात करें तो ऐसे वंचित लोगों के लिए जितना किया जाना चाहिए था वो उससे काफ़ी कम है। बात अगर हम स्कूली शिक्षा की करें तो बहुत सारे गरीब बच्चे, चाहे वो गांव की झोपड़पट्टियों के हों या फिर शहर की झोपड़ियों के लोग, उनके पास स्कूल में एडमिशन की संभावना बहुत ही कम है, यानी ना के बराबर हैं। अगर किसी भी तरीके से उनको अवसर मिल भी जाता है तो वो मॉडर्न स्कूल्स की जो सुविधाएं हैं उस आधार पर जो कंपटीशन है उसमें वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं।
और ये असमानताएं उनका ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती, चाहे वो उनकी योग्यता और नौकरियों की बात हो। ये जो असमानता है उनको हर कदम पर उनको चोट पहुंचाती है और आगे चलकर ना तो उनके पास जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनको फीस देने की मोटी फीस देने के लिए ना तो पैसे होते हैं और ना ही कंपटीशन के लिए ज़रूरी साधन या फिर गाइडेंस। तो इस आधार पर जो सुविधा संपन्न वर्ग है उन बच्चों के साथ समानता के आधार पर अगर कोई भी कंपटीशन होता है तो वो उसको सही से नहीं कर पाते। अब सवाल ये है कि ये वंचित कौन है, इनको कैसे डिफाइन किया जाए? क्या इनकी पहचान आर्थिक आधार पर की जा सकती है या फिर जाति व्यवस्था से पैदा की हुई सामाजिक असमानता के आधार पर? ये बात ठीक है कि समानता को स्थापित करने के लिए कुछ लोगों को हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि वर्किंग लेडीज़ को चाइल्ड केयर लीव जैसी नीतियों की आवश्यकता थी, क्योंकि इसके बगैर ना तो वो वर्किंग प्लेस पर अपने काम को गंभीरतापूर्वक कर पाती और ना ही घर की जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाती। यानी कि कुछ जगह पर उनको पुरुषों की तुलना में एक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब ऐसे पहलुओं को जानने के बाद हम लोग इस चीज़ को अच्छे से जांच सकते हैं कि किन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट यानी कि विशेष सुविधा की आवश्यकता होती है और कुछ लोगों को नहीं। तो इस चीज़ के लिए हमें इस चीज़ को बहुत सावधानी पूर्वक पुनर्विचार करना होगा और जो सही ज़रूरतमंद हैं उनके लिए भी हमको पहचानना होगा कि ये सुविधाएं किसको दी जानी चाहिए। साथ ही हमको ये भी देखना होगा कि ये ऐसे नई सुविधाएं और स्पेशल ट्रीटमेंट शोषण के नए तरीकों को जन्म ना दे। तो ऐसे ही पहलुओं पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।